हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे हो और अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का ये सेशन जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल और साथ ही डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे। सो वीडियो के साथ बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना। जैसा कि पिछले खंड में बताया गया है कि न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर विकसित क्लासिकल जो मैकेनिक्स है, जहां पर हम बड़े स्थूल पदार्थों की बात करते हैं, गिरते हुए पत्थर की बात कर लें या चक्कर लगाते हुए ग्रहों की बात कर लें, जिनका व्यवहार कण जैसा होता है, कि गति का सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है न्यूटन के नियमों के आधार पर। किंतु इन्हीं नियमों को अगर हम अति सूक्ष्म कणों के लिए लागू करें, यानी इलेक्ट्रॉन, अणुओं या परमाणुओं पर लगाएं, तो ऐसे में ये विफल हो जाता है। ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या करता है, यहाँ पर द्रव्य रूप से अपरमाणविक जो कण हैं उनके दोहरे व्यवहार की संकल्पना को नेगलेक्ट करता है और कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि भाई जो अनिश्चितता नियम है उसकी भी उपेक्षा करता है। तो द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रख करके विकसित की गई एक मैकेनिक्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसका नाम आता है क्वांटम मैकेनिक्स, और यहीं पर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स का आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी एक ऐसा सैद्धांतिक विज्ञान है जिनमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाता है। यह एक ऐसी वस्तुओं की गति के नियमों को निश्चित करती है। जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल वस्तुओं यानी बड़े आकार की वस्तुओं पर, जहाँ पर तरंगीय गुण काफ़ी कम होता है, पर लागू किया जाए, तब चिरसम्मित यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के परिणाम जैसे ही परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है वहाँ पर कि उनमें तरंगे गुण काफ़ी कम होना चाहिए वहाँ पर। सो तभी ऐसा होगा कि आपको जो रिजल्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स के समतुल्य मिल सकते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पर 1926 यानी कि 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर द्वारा अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी पर कार्य किया गया। और इसी दौरान हम श्रोडिंगर के द्वारा दिए गए यांत्रिकी मॉडल की बात यहाँ पर करने वाले हैं। सो क्वांटम यांत्रिकी पर चर्चा करेंगे, जो कि यहाँ पर श्रोडिंगर ने बताया था, जो तरंगों की गति के विचारों पर आधारित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण जो है श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए इन्हें 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस काम के लिए। यह समीकरण जो दे ब्रोगली द्वारा बताए गए पदार्थ के कण और तरंग वाले दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखता है, काफ़ी जटिल है। इसका हल करने के लिए उच्च गणित का परिपक्व ज्ञान होना आवश्यक है। इस समीकरण को विभिन्न निकायों पर लागू करने के बाद प्राप्त हलों के बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारे कहीं ना कहीं हमारे पर्पज़ वो नहीं है, क्यों हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। हमारा जो पर्पज़ है वो है हमारा क्वेश्चन सोल्व करना, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बन सकता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन बताता क्या है और है क्या। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ऐसे निकाय जैसे कि बात कर लें एक परमाणु की, एक अणु की जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, उनके लिए यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो आप ये याद रखिए, H साइन E साइन। अब ये यहाँ पर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो ये H है इसको कहा जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। ये यहाँ पर जो होगा ये तरंग फलन को दिखाता है, यहाँ पर ये जो होगा ये एनर्जी को बताएगा, और यहाँ पर बात कर लेते हैं साइन की, तो ये भी वही तरंग फलन होगा। सो अब बात करते हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद रख लेना, H साइन इज इक्वल टू E साइन, ठीक है। जहाँ H क्या होता है, एक गणितीय संकारक यानी ऑपरेटर होता है, जिसे हैमिल्टोनियन कहा जाता है। श्रोडिंगर ने बताया कि किसी भी निकाय की जब हम बात करते हैं तो कुल ऊर्जा के व्यंजक से इस संकारक को कैसे लिखा जा सकता है। किसी भी निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है उसके अपरमाणविक कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल होगा, इन सब की बात वहाँ पर की जाती है। तो इस समीकरण के हल से हमें E भी मिलेगा और साइन यानी कि तरंग फलन भी मिलेगा, एनर्जी भी मिल जाता है, तरंग फलन भी मिलता है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण की बात करते हैं।
इन दोनों में क्या रिलेशन है और किस तरीके से इन चीज़ों को लिखा जाता है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण की बात करें, जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा जा रहा है, सो हल किया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उसके संगत तरंग फलन हमें मिलते हैं, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साई हमें बताएगा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के अंदर जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे उनके, तो साई हमें यहाँ पर क्या बताएगा, ऊर्जा स्तर जो होंगे उनके बारे में जानकारी देगा, और इसको किसके तहत हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, इसको बताते क्या है, तरंग फलन के फॉर्म में हम यहाँ पर बता रहे हैं। सो अब क्या होगा, यहाँ पर ये क्वांटीकृत जो ऊर्जा स्तर होंगे उसके संगत हमें जो तरंग फलन मिलेगा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, उसका जब हल निकालेंगे तो फाइनली हमें वो सब मिल जाता है। इन्हें हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, या तीन चीज़ें कुछ बताई जाती हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने क्या कहा, श्रोडिंगर इक्वेशन का हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जब हम क्या कर रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए लिखते हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो तरंग फलन मिलता है वो हम यहाँ पर किसके लिए देख रहे हैं, यहाँ पर ऊर्जा स्तर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो वो देखिए, इन्हें तीन क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड यहाँ पर होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। इनके द्वारा इसे निर्दिष्टित किया जाता है। सो अब बात कर लें, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो श्रोडिंगर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त की जाती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी उसमें विद्यमान होती है। उस तरंग फलन के अंदर क्या होगी, उस ऊर्जा स्तर से संबंधित जानकारी उसके पास होगी। ठीक है, तरंग फलन जो होता है वो एक गणितीय फलन होता है जिसका मान परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। इसका कोई भी भौतिक अर्थ नहीं है। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर कहा जा रहा है। तो सिंपल सा ये बात आपको समझ आ गया कि क्वांटम मैकेनिक्स किस तरीके से हाइड्रोजन एटम के लिए लिखी जा सकती है और उसमें किस तरीके से उसके बारे में जानकारियाँ ली जा सकती है। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ मिलेगा, ऊर्जा स्तरों में मिलेगा। तो किसी भी ऊर्जा स्तर को हम किससे लिख रहे हैं, यहाँ पर तरंग फलन के बारे में लिख रहे हैं, तरंग फलन की तरह लिख रहे हैं। और तरंग फलन जो होगा वो किसी भी ऊर्जा स्तर के बारे में पूरी जानकारी देगा और उस ऊर्जा स्तर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में हमें जानकारी कौन बताएगा, वहाँ पर तरंग फलन बता देता है। सो इतनी तो बात आपको समझ आ गई होगी। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर लें तो उसके तरंग फलन जो होंगे वो एक इलेक्ट्रॉनी निकाय की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनी निकाय कहलाते हैं। एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, किसी भी एटम के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं साई स्क्वायर से। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक यानी प्रिडिक्ट करता है, इसके अतिरिक्त यह उन परिघटनाओं की भी व्याख्या करता है जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ यहाँ पर सामने आ जाती हैं। सो हम देख लेते हैं, श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु पर अगर लागू किया जाए तो बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ यानी एग्जैक्ट हल नहीं दिया जा सकता। इस कठिनाइयों को सन्निकटन विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। और सन्निकटन क्या है, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, लगभग चीज़ें बता देते हैं। तो कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। मतलब जैसा हाइड्रोजन एटम में होता है कि ऑर्बिटल जिस तरीके से होंगे वैसा और एटम्स में नहीं होंगे, सब में डिफरेंट होते हैं। इनमें मुख्य भिन्नता नाभिक में आवेश के बढ़ने के कारण होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में तो क्या होता है, सिंगल एक प्रोटॉन होगा। भाई हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो उसके सेंटर पार्ट यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत बड़ा चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, आप हैवियर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ तो कुछ और होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि नाभिक आवेश बढ़ेगा और नाभिक आवेश बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर जो
वेरिएशन है वो भी वहाँ पर देखने को मिलता है। फलतः कक्षक जो है वो छोटे छोटे होने लगते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं बाद में। आप आगे के उपखंडों में देखेंगे कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की कक्षाओं की ऊर्जा जो है वो n और l क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए, जो हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, तो उसके कक्षकों की ऊर्जा केवल n पर निर्भर करती है, केवल n क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है हाइड्रोजन एटम की बात करें तो। लेकिन अगर आप अदर एटम्स की बात करेंगे तो उनके कक्षकों की ऊर्जा जो है वो n के साथ साथ l पर भी डिपेंड करती है। अब ये n क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और जो l है वो यहाँ पर द्विघांसी क्वांटम संख्या। तो ये क्या बताते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, सो वीडियो में बने रहो। अब यहाँ पर देखो, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कुछ एडवांस जो टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कक्षक और क्वांटम संख्या। इससे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन का ये थोड़ा सा हम डिटेल पार्ट कर ही लेते हैं कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु संरचना का वह चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने पर प्राप्त होता है। मतलब किसी भी एटम के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए दी गई जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, अगर आप उसको देखें तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमें क्या करना है, किसी एटम के लिए लागू कर दें तो उसके बाद जो कई मॉडल हम पढ़ रहे हैं उसी को हम परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कह रहे हैं। तो इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो देख लो यहाँ पर क्या बातें हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, मतलब क्वांटित होती है, अर्थात इससे इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के संगत, इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर समीकरण के अनुमत हल होते हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर समीकरण के साथ ही हम ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना आसान नहीं होता है, जैसा कि हाइजेनबर्ग ने कहा था। अतः किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पथ को सुनिश्चित करना नहीं हो सकता भाई, सुनिश्चित नहीं कर सकते, आसान नहीं होगा। इसीलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। संकल्पना के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन की बात करें, यानी साइन की बात करें, तो वो परमाणु कक्षक को बताता है। जब एक तरंग फलन की बात करें, जब एक तरंग फलन द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है, सो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं। परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना एक इलेक्ट्रॉन एक तरंग फलन या कक्षकों पर आधारित है। तो आप ये चीज़ समझ लो। आई थिंक ये वही चीज़ है जैसे हम कह रहे थे कि परमाणु कक्षक है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। किसी भी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं रह सकते। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में बात कर लें तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में भरे जाते हैं, ठीक है। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां कहाँ पर होती है, उसके कक्षक तरंग फलन के अंदर होगी। क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर साइंस से उसकी जानकारी प्राप्त करना संभव हो जाता है। किसी भी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर से ही हम उस चीज़ को बता पाएंगे, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रायिकता घनत्व कहा जाता है, जिसको हम साइन स्क्वायर से डिनोट करते हैं। यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और साथ ही किसी भी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साइन स्क्वायर के मानों से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये बात था यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की, कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स हमें बहुत कुछ आइडिया दे देता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, अगर आप देखें यहाँ पर कक्षक और क्वांटम संख्या। किसी भी परमाणु की बात करें तो कई कक्षक संभव हो सकते हैं। गुणात्मक रूप में इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। किसी भी एटम के अंदर बहुत से कक्षक हो सकते हैं। इन कक्षकों में अंतर क्या होता है, इनके आकार में, इनके आकृति में और इनके अभिविन्यास में होता है।
छोटे आकार के जो कक्षक का अर्थ होता है कि नाभिक के पास होंगे और ऐसे में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार आकृति और अभिविन्यास यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता किसी दिशा की अपेक्षा किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा एक ही दिशा में होगी। तो अभिविन्यास जो होता है ये भी हमें जानकारी देता है और आकृति जो है ये भी हमें जानकारी देता है कि भाई किसी एक दूसरी दिशा की बजाय किसी एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो हम इनके बारे में अभी और डिटेल करेंगे यहाँ पर, तो वीडियो में बने रहो। तो देखते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार आकृति और अभिविन्यास ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा किसी एक ही दिशा में ज़्यादा होनी चाहिए। क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु के कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं के जरिए लिखा जाता है, जिसमें एक का n होता है, l होता है और m होता है। n को मुख्य क्वांटम संख्या, l को द्विगुणित क्वांटम संख्या और m को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या लिखा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल n से लिखा जाता है, एक धनात्मक पूर्णांक वैल्यू होती है। इसका मान 1, 2, 3 इस तरीके से होगा। मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षक के आकार के बारे में और काफ़ी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलती है। हाइड्रोजन और उसके जैसे ही अगर एटम्स की बात करें, जैसे He पॉजिटिव या Li2 पॉजिटिव की बात करें, आदि के लिए अकेले ही कक्षक के आकार और इसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी दे देता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या से हमें कोस के बारे में जानकारी मिलती है। n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, भाई किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। भाई उन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो ऐसे में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान से देखना यहाँ पर, n का मान बढ़ने के साथ साथ अनुमत कक्षाओं की संख्या भी बढ़ेगी। इससे इसे n² द्वारा लिखा जा सकता है। अब ये n² क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि n² से हम क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, n के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोष बनाते हैं। ठीक है, अब कक्षक भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये कक्षक मिलकर के क्या बनाते हैं, कोष बनाते हैं। देखिए एक सिंपल सा आप समझ लो, सबसे बड़ा क्या होगा, कोष होगा। सबसे पहले क्या होगा, कोष होगा। कोष के अंदर क्या होगा, कक्षक होंगे। ठीक है, सॉरी, सबसे बड़ा क्या होगा, कोष होगा। कोष के अंदर क्या होगा, उपकोष होंगे और उपकोष के अंदर क्या होंगे, कक्षक होंगे। तो ये बात समझ लो कि सबसे बड़ा कौन है, कोष, उससे छोटा कौन है, उपकोष, उससे छोटा कौन है, कक्षक। अब कोष कौन से होते हैं, उपकोष कौन से होते हैं और कक्षक कौन से होंगे, तो ये सब आगे पढ़ोगे, तो बने रहो वीडियो में। तो देखो यहाँ पर n का मान बढ़ने के साथ साथ अनुमत कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। इसे n² के द्वारा दिखाया जा सकता है। n के निश्चित दिए गए मान के लिए कक्षक परमाणु का एक कोष बना लेते हैं। अब कहा कि जिस तरीके से भाई कोई भी कोष जो होगा वो किससे बना होगा, कक्षकों से बना होगा। तो यहाँ पर देखो उनमें निम्नलिखित अक्षरों द्वारा हम उसको लिख सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर कि n बराबर अगर 1 होगा तो उसे क्या लिखा जाएगा, n बराबर 2 होगा तो क्या लिखा जाएगा, n बराबर 3 और n बराबर 4। n बराबर अगर 1 होगा तो उसे लिखा जाएगा k कोष। ठीक है, अगर n बराबर 2 है तो l कोष, 3 है तो m कोष लिखा जाएगा और इसी तरीके से n बराबर 4 है तो n कोष लिखा जाएगा। तो ये क्या होंगी, सेल होंगी यानी कोष होंगे। सबसे बड़े कौन होते हैं, कोष। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ो। अगला पॉइंट ये कहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ साथ कक्षा का आकार बढ़ता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक से दूरी बढ़ती है। सिंपल सा है ना भाई, धीरे धीरे जैसे देखोगे, अगर ये न्यूक्लियस है, अगर आप ये देखें, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि n बढ़ रहा है, तो n बढ़ने से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी तो बढ़ेगी ना। n का वैल्यू बढ़ने का मतलब है आप इस तरीके से आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव और आपका न्यूक्लियस कैसा हो गया, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जनरली क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन की अपोजिशन में आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, मतलब अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हो। आप दूर जा रहे हो ना, दूर जाने के लिए आपको फिर वहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर
दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहे हैं। क्योंकि एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की तो जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ेगी। सिंपल सा है ना। तो जैसे में क्या हुआ कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप अट्रैक्शन के अपोजिशन में काम कर रहे हैं, और ऐसे में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दोगे तो ऐसे में उस सेल की उस कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। ये बात आप ध्यान रख लो। तो एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एल। एल जिसको हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, स्मॉल एल से इसे रिप्रेजेंट करा जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कक्षक कोणीय संवेग या भौम क्वांटम संख्या भी इसे कहा जाता है। क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है। क्या बताता है, कक्षक के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे हम बात करें कि एन के किसी दिए गए मान के लिए एल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पर कि एन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे अब एन बराबर अगर 1 होगा तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एल की कितनी वैल्यू हो सकती है, पहले तो ये देख लो। तो एन की किसी भी वैल्यू के लिए एल की जो वैल्यू होगी वो जीरो से कितनी होंगी, n-1 तक होंगी। ठीक है, 0 से n-1 जो वैल्यूज़ आएंगी वही क्या हो सकती है, एल की वैल्यूज़ हो सकती है। अगर n बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा वहाँ पर कि एल की जो वैल्यू होगी वो केवल और केवल क्या बचेगी, वहाँ पर 0 होगी, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी 0 पहले से है। और n-1 का मतलब है कि n का वैल्यू तो 1 दिया है और उसमें से भी 1 कर दोगे माइनस, तो ऐसे में 0 ही बनेगा। तो n बराबर अगर 1 है तो ऐसे में उसके लिए वैल्यू क्या बनेगा, केवल 0 बनेगा। क्या बनेगा, केवल 0 बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एन के दिए गए मान के लिए एल की जो वैल्यूज होंगी वो 0 से क्या होंगी, n-1 तक होंगी, यानी n मान होंगे। अर्थात n के दिए गए मान के लिए एल के मान जो होंगे वो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देख कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि n बराबर अगर 1 है तो l का केवल एक ही मान होता है, वो होगा 0। ठीक है, अगर n बराबर 2 है, अगर n बराबर 2 है तो l की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, एक तो 0 होगी, सिंपल सा है, और दूसरी क्या होगी, n-1 होगी। हमने कहा ना कि 0 से n-1 तक होगी, तो l की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से n-1 तक होगी। इसका मतलब है एक तो 0 हो गया, इसके बीच और क्या आएगा, 1 भी आएगा, और इसके बीच एक आप वैल्यू देख सकते हैं कि 2-1 करेंगे यहाँ से, बिकॉज n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2-1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। तो सिंपली आप समझ लो ना, डायरेक्टली आप ये समझो कि जो n बराबर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए l की जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से n-1 तक होंगी। ठीक है, n-1, n से एक छोटा आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए n बराबर अगर 2 है तो ऐसे में l का वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 होगा, सिंपल सा है। ठीक है, n बराबर अगर 2 है, n बराबर अगर 2 होगा, ये सॉरी यहाँ पर देखो गलत लिखा गया है इसमें, n बराबर 2 के लिए तो l के जो वैल्यूज़ होंगे वो 0 और 1 होंगे। n बराबर अगर ये 3 होगा, यहाँ पर कितना है ये, n बराबर 3 के लिए l की जो वैल्यूज़ होंगी वो 0, 1, 2 होंगी यहाँ पर। क्लियर है, एक तो 0 होगी और 0 से कहाँ तक होनी चाहिए, n-1 तक होनी चाहिए। आप लगा लीजिए आप कितनी वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोष में कोष कौन से होते हैं, K, L, M, N ये होते हैं। हमने कहा कि सबसे बड़े कोष होते हैं और कोष में क्या होंगे, उपकोष होंगे। उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, प्रत्येक कोष में एक या अधिक उपकोष होते हैं, यानी सब सेल्स होती हैं, जिनको हम सब लेवल्स भी कह सकते हैं। किसी भी मुख्य कोष में उपकोषों की जो संख्या होगी वो n के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। उदाहरण के लिए समझो, पहले कोष की बात कर लें, जैसे n बराबर 1 है तो उसमें केवल एक ही उपकोष होगा। क्या होगा, उसमें एक उपकोष होगा जो l बराबर 0 को दिखाता है, सिंपल सा है। तो हमें क्या करना है कि जितनी भी आपने l की वैल्यूज़ लिखी हैं, आपने जो भी l वैल्यूज़ लिखी हैं, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, l की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें बताती है उपकोष के बारे में। भाई हमने क्या कहा कि n जो वैल्यू बता रही थी वो हमें कोष के बारे में बता रहा था, l की जो वैल्यूज़ होगी वो हमें किसके बारे में बताएगा, उपकोष के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि जब क्या हुआ, जब सबसे पहले बात कर लेते हैं n बराबर 1। जब n बराबर 1 है इसका मतलब है कोष कौन सा है, पहला है, के कोष की बात हो रही है। उसमें उपकोष की अगर बात कर लें कितने उपकोष होंगे, तो हमने क्या कहा कि n बराबर 1 के लिए l की वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, 0 से
n-1 तक होंगी और वो एक ही वैल्यू बन के आती है और वो कौन सी है, 0। तो l बराबर जो 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, l बराबर 1 होगा उसका मतलब क्या होगा, और साथ ही l बराबर 2 का मतलब क्या है और l बराबर 3 का मतलब क्या है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी देख लो एक बार कि l की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर n की वैल्यू के लिए। इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए उसमें कितने उपकोष बन सकते हैं, तो उसके लिए 0 और 1 होंगे। 3 के लिए कितने होंगे, 0 1 2 होंगे। तो ये जो नंबर है ना, यही से कोष उपकोष डिसाइड होंगे। n के अन्य मानों के लिए भी ऐसा लिखा जा सकता है। किसी भी कोष के अंदर उपकोषों को हम l की वैल्यू से डिसाइड करते हैं। l के विभिन्न मानों के संगत अगर हम उपकोष को लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे। क्या करोगे आप कि आप क्या लिखो, एक तरफ लिखो n, तो n की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखोगे। l की वैल्यूज़ जो है वो आप लिखें यहाँ से, तो l की वैल्यू जो आपने लिखी यहाँ पर n बराबर 1 के लिए क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 0 ही होगा। n बराबर 2 के लिए कितना होगा, 0 और 1 होगा। इसके लिए 0 1 2 होगा। इसके लिए 0 1 2 3 हो जाएगा। ये क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। ये जो बता रहा है ये इसमें कोष की संख्या को बताएगा। कौन, n जो बताता है वो कोष की संख्या को बताता है। एक बार फिर से लिखते हैं, n बराबर 1 2 3 4। l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 होगा यहाँ पर 0 1 हो सकता है, यहाँ पर 0 1 2 होगा और यहाँ पर 0 1 3 हो गया। ये तो आपको समझ आ गया होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि l की वैल्यूज़ किसी भी n की वैल्यू की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कितनी l वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हमने कहा था 0 से n-1 तक हो सकती हैं। तो आप देख लीजिए, तो ये जो बताता है ये हमें कोष की संख्या को बताता है और ये जो बताते हैं ये उपकोष की संख्या को बताता है। तो l बराबर अगर 0 है तो 0 का मतलब क्या होता है, s होता है। 0 का मतलब क्या होता है, s होता है। 1 का मतलब क्या होता है, p होता है। 2 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, और इसी तरीके से 3 का मतलब क्या होता है, f। तो आप ये देखिए 0 का मतलब s, p और इस तरीके से d और f। तो आप ये समझ लीजिए कि l की जो वैल्यूज़ आपको मिली 0 1 2 3 4 इस तरीके से, तो आप इनके लिए जो उपकोष लिखेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो 0 को हम कहते हैं s, 1 को कहेंगे p, 2 को कहेंगे d, 3 को कहेंगे f। इस तरीके से G और H चलता है। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए, ये उपकोष को दिखाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, 0 S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, 5 के लिए H, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सारणी 2.4 में दिए गए मुख्य क्वांटम संख्या के संगत हमें L के मान दिए गए हैं और उसी के संगत हमें क्या बताया गया, उपकोषों का संकेतन भी दिया गया है। तो यहाँ तक का हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये क्या दिखाता है, तो ध्यान से देख लो। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, इसको m और l इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है। समन्वय अक्ष के संगत, क्या, समन्वय किसी भी अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास को बताता है और किसी भी उपकोष के लिए जो m l वैल्यूज़ होंगी, m की जो वैल्यूज़ होंगी वो कितनी हो सकती हैं। भाई सबसे पहले हमने क्या किया, n की वैल्यूज़ के लिए हमने l की वैल्यू डिसाइड की। अब क्या करेंगे, l की वैल्यूज़ के लिए हम क्या डिसाइड करेंगे, ml की वैल्यूज़ डिसाइड करेंगे। तो वो कितनी हो सकती हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर l वैल्यूज़ के लिए कितनी ml वैल्यूज़ होंगी, तो वो कितनी होंगी, 2l+1 होंगी। कितनी होंगी, 2l+1 होंगी। और ये हमें जानकारी किसके बारे में देता है, कक्षक के बारे में जानकारी देगा कि कितने कक्षक उसके अंदर होंगे किसी भी पर्टिकुलर उपकोष के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे कि हमने कहा कि ml की वैल्यू जैसे -1 है ना, ये देख लो l-1 l-2। अब ये इसको समझ लेते हैं किस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर, अतः l बराबर अगर 0 होगा, ध्यान से देखना, l बराबर अगर 0 है तो m का वैल्यू जो है वो उसमें एक ही हो सकता है और वो है खुद 0 होगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें और अगर फॉर्मूले से आप लिखना चाहें, जैसे हमने कहा ना कि l का वैल्यू अगर 0 है तो उसके लिए ml का वैल्यू कितना हो सकता है, 2l+1 से लिखते हैं। तो आप यहाँ पर l का वैल्यू 0 रख करके देख लीजिए, अगर ये 0 होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू 0, तो यहाँ से आ गया 1, यानी ml का केवल एक ही वैल्यू मिलेगा आपको और वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है,
नेक्स्ट, और इसके लिए जीरो के लिए अगर एल बराबर जीरो होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर एल बराबर जीरो, या फिर ये कहा जाए कि जिसमें एक ही कक्षक होता है, ऐसा उपकोष जिसमें एक ही कक्षक होता है वो कौन सा होगा, वहाँ पर एस होगा। इसी तरीके से अगर एल बराबर वन है, एल बराबर वन है तो वहाँ पर देखिए एल बराबर वन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एल बराबर वन है तो एम एल कितने हो सकते हैं, तो 2l+1 से निकाल लो। तो अगर वन रखोगे यहाँ से तो 2 × 1 2 हो गया, +1 करोगे तो 3 हो गया, टोटल 3 हो सकते हैं। टोटल 3 अभिविन्यास होंगे, इसका मतलब है 3 किसके अंदर होते हैं, तो भाई 3 किसके अंदर होते हैं, पी के अंदर होते हैं। तो पी कक्षक होगा, तो एल बराबर वन के लिए यहाँ पर कितना होगा, पी हो जाएगा। तो सिंपली आपको मिला। और इसी तरीके से एल बराबर 2 के लिए आप देखेंगे तो कितने हो सकते हैं। अब देखो इनको 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -1 0 +1। अभिविन्यास मतलब है कि ओरिएंटेशन किस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बात कर लें कि भाई एल बराबर अगर 2 है तो वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2। अगर आप निकालना चाहें कि टोटल कितने होंगे तो देखिए यहाँ पर से 2l+1 से निकाल लीजिए। अगर l का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 होगा, +1 करेंगे तो 5, टोटल 5 होंगे। और l बराबर हमने देखा यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्या है, l बराबर 2 का मतलब क्या था, वैसे भी d था, तो d के अंदर कितने कक्षक होंगे, डी के अंदर कितने कक्षक होंगे, 5 होंगे। उनका ओरिएंटेशन अगर आप देखें तो -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि एम एल के मान के लिए, एम एल के मान एल से एल के मान एन से प्राप्त किए जाते हैं। सिंपल सा है कि जिस तरीके से हमने कहा ना, स्टार्टिंग में हमने कहा क्या कहा कि एन के जो मान आपको मिले कि n से आपने l को डिसाइड कर दिया, वैसे ही अब l से हम किसको डिसाइड कर देंगे, एम एल को डिसाइड कर देंगे। सिंपल है ना। n के किसी मान के लिए l के कितने मान हो सकते हैं ये हमने बताया। फिर हमने देखा कि l के किसी मान के लिए m के कितने मान हो सकते हैं ये हमने देखा। तो यहाँ से यहाँ हमने क्या देखा कि 0 से n-1 तक हो सकते हैं। और ये वाली बात कर लें तो यहाँ पर हमने क्या कहा, 2l+1 वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे हम इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेबल दी गई है। हमने कहा कि अगर n का वैल्यू देखें, l का वैल्यू देखें और उसके रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें कि कौन सा उपकोष बनेगा, तो चलिए n बराबर अगर 1 है तो l की वैल्यू कितनी होती है, भाई n की वैल्यू अगर 1 है तो l का वैल्यू हमने क्या कहा था, 2l+1 होगी, 2l+1 होगी ना, सॉरी, n का वैल्यू अगर 1 है तो n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए l की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पर 0 से n-1 तक होती हैं, 0 से n-1 तक होती हैं। तो एक तो 0 ही होगी, दूसरी क्या होगी वहाँ पर, तो या तो n बराबर 1 के लिए तो 0 हो जाएगी, लेकिन n बराबर अगर 2 हुआ तो ऐसे में 0 और 1 हो जाएगी, 3 के लिए 0 1 2 हो जाएगी, 4 के लिए 0 1 2 3 हो जाएगी। इस तरीके से आपको देखना है कि पहले तो आप ये लिख लीजिए कि n की वैल्यूज़ के लिए, जैसे हमने कहा कि 1 के लिए l की केवल एक ही वैल्यू मिलती है और वो है 0। n बराबर 2 के लिए 2 वैल्यू मिलेंगी, 0 और 1 मिलेंगी। 3 के लिए कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ पर 3 मिल जाएंगी, 0 1 2। और 4 के लिए कितनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यहाँ पर 0 1 2 3, ठीक है। अगर आप इनको इस तरीके से उपकोष को लिखें और इसका किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि l बराबर अगर 0 है तो उसको हम s लिखते हैं, और s से ठीक आगे जो हमें लिखना होता है वो हम लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या इससे पहले लिख दो। वो हमें बताता है किसके बारे में, उस उपकोष के बारे में बता देगा। तो ये कितना होगा, 1s। इसी तरीके से हमें क्या करेंगे, यहाँ भी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, s, लेकिन यहाँ कितना है 2s हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 1, यानी कि उसके लिए p लिखा जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 2p हो गया। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, और 3 के लिए क्या लिखा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 के लिए f लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक, ध्यान से देखना यहाँ पर, किसी भी परमाणु में प्रत्येक कक्षक की बात अगर हम कर लें, कक्षक कौन से होते हैं, कक्षक कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई कोष होते हैं, कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, और उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं।
ठीक है। तो किसी भी परमाणु में प्रत्येक कक्षक को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसकी पूरी तरीके से हमें डेफिनेशन अगर देनी हो तो हमें एन, एल और एम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अतः क्वांटम संख्या, जैसे यहाँ पर दिया गया एक एग्जांपल कि एन बराबर अगर 2 है, एल बराबर अगर 1 है और एम बराबर अगर 0 है, द्वारा वर्णित कक्षक ऐसा कक्षक होगा जिसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जिसके दूसरा, ये 2 का मतलब क्या है, ये कोष को बता रहा है, एन क्या बताता है, कोष, दूसरे कोष के पी उपकोष में, एक का मतलब क्या है, पी। हमने कहा था ना कि 0 के लिए हम कहते हैं एस, अगर यहाँ पर होगा 1 तो उसको लिखा जाएगा पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, इस तरीके से ध्यान रखो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरे कोष में, दूसरे कोष के पी उपकोष में कौन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे कोष के पी उपकोष को, ठीक है। तो आप ये इतना समझ सकते हैं, मतलब एन, एल और एम की वैल्यू से आप क्या आइडिया लगाएंगे, कक्षक उपकोष के बारे में बता देंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि दूसरे कोष के पी उपकोष में होता है। यहाँ दी जा रही तालिका के अंदर आप उपकोष और उससे संबंधित कक्षकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब सबसे ज़रूरी है इसी चीज़ को समझना। तो सबसे पहले यहाँ पर दी गई है एल की वैल्यूज़, एल की वैल्यूज़ हमें बताती है उपकोष के बारे में। एल बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हो सकती हैं। हमने कहा था कि उसके अकॉर्डिंग आप उनका क्या रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे। एस बराबर, अगर एल बराबर 0 है तो उसका मतलब है पी, और सॉरी एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 के लिए एफ और 4 के लिए जी, और इसी तरीके से 5 के लिए होगा एच। अब बात आती है कि इन उपकोष के अंदर भी तो कक्षक होंगे ना, तो इन उपकोष के अंदर कक्षक को कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, एम एल लिखा था। एम एल कैसे डिसाइड होता है, एल से डिसाइड होता है, और वो कैसे हुआ था, 2l+1 से हुआ था। तो 2l+1 से वैल्यूज़ रख लीजिए। जैसे हमने कहा कि एल का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 0 है, जैसे एल का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, एक किस में होता है, तो आप देखिए कक्षक की संख्या सिर्फ 1 है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इसके लिए बात कर लें यहाँ पर, तो हमने कहा कि 2l+1 से निकाल लो। तो हमने कहा कि l का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि भाई 1 है, 1 रखा तो यहाँ पर कितना हुआ, 2+1, टोटल कितना हो गया यहाँ पर, सोल्व करने पर 3 हो गया। तो 3 मतलब इस उपकोष के अंदर, पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक मिलेंगे, तो ऐसा हुआ। इसी तरीके से डी और इसी तरीके से एफ और जी और एच को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण की बात यहाँ पर करी जा रही है। सिंपल सा है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड हमने डिस्कस किया वहाँ पर द्विघांसी क्वांटम संख्या, थर्ड हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर को। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण होता क्या है। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्या को, जिस तरीके से हमने देखा कि उसकी ऊर्जा, आकार और उसके अभिविन्यास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में देखा गया कि रेखा स्पेक्ट्रा जब बनाया जाता है तो वहाँ पर ये क्वांटम संख्याएं पर्याप्त नहीं है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनमें कुछ रेखाएं हमें डबलेट और कुछ रेखाएं हमें ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलती है, यानी 2 रेखाएं पास पास मिल गई या 3 रेखाएं पास पास मिल गई। तो ऐसे में क्या किया जाता है, इन तीनों क्वांटम संख्याओं द्वारा अनुमानित ऊर्जा के अलावा यह कुछ और ऊर्जा स्तरों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो अब क्या हुआ, 1925 के अंदर, 1925 में जॉर्ज उलेनबेक साइंटिस्ट हैं और एक नाम आता है सैमुअल गाउटमिट। इन दोनों ने क्या किया कि भाई चौथी क्वांटम संख्या के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया, चौथी क्वांटम संख्या भी होती है, और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको ms से रिप्रेजेंट करा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ठीक वैसे ही घूमेगा जैसे कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई, अगर पृथ्वी की बात कर लें, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऐसे में वो अपने अक्ष पर भी क्या करता है, चक्कर लगाता है। मतलब मान लो ये पृथ्वी है और अगर ये सूर्य है, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस दौरान पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा रही है लेकिन वो अपने अक्ष पर भी घूम रही होती है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। ये बात किसने कही, इन्होंने कही। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से देखना।
ठीक वैसे ही प्रचक्रण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रचक्रण करती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अतिरिक्त एक इंट्रिंसिक या नेज प्रचक्रण कोणीय संवेग होगा जो अपने एक्सिस पर वो घूम रहा है। उस वजह से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक सदिश राशि होगा, इसकी अपनी एक दिशा होगी। इसके किसी चुने गए अक्ष के सापेक्ष दो अभिविन्यास मिल सकते हैं जिन्हें प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms के द्वारा भेद किया जा सकता है। ms का अपना मान जो होगा वो दो वैल्यूज हो सकती हैं, +12 या -12। इन्हें इलेक्ट्रॉन की दो प्रचक्रण अवस्थाएं स्पिन स्टेट्स कहा जा सकता है। आमतौर पर इन्हें या तो हम स्पिन अप कह देते हैं जिसको अपर साइन इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसे स्पिन डाउन या निचला प्रचक्रण कह देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। विभिन्न ms मानों के लिए आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें से अगर आप किसी एक कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उसमें एक होगा +12 तो दूसरा होगा -12। ठीक है, किसी भी कक्षक में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखे नहीं जा सकते। दोनों इलेक्ट्रॉन का जो प्रचक्रण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है और कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। अगर हम इसको संक्षेप में लिखें तो कुछ बातें हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि एन से हमें क्या पता चल रहा था, कोस के बारे में जानकारी मिली, कक्षक के आकार के बारे में और उसकी ऊर्जा के बारे में। इसी तरीके से nth किसी ऑर्बिटल के लिए nth कोस के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर कितने उपकोष होंगे, n उपकोष होंगे। L की बात कर लें, L कक्षक की आकृति को बताता है। प्रत्येक प्रकार के उपकोष के लिए बात कर लें तो उसमें कितने कक्षक हो सकते हैं वो हमने 2l+1 से निकाला। प्रत्येक उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे ये भी जानकारी हमने देखी, और हमने देखा कि S कक्षक अगर होता है तो वहाँ पर S कक्षक के अंदर मतलब S उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे। ठीक है, P उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे, इसी तरीके से D उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे, ये सब जानकारी हमने डिस्कस करी है। सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो L कुछ हद तक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की कक्षक की ऊर्जा का निर्धारण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कक्षक के अभिविन्यास को दिखाता है, जहाँ पर L के किसी दिए गए मान के लिए हम ML के मान निकालते हैं जिसमें 2l+1 से निकालते हैं, और ऐसे में हमें आइडिया हो जाता है कि किसी भी एक उपकोष के अंदर कितने कक्षक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कक्षकों की संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, फाइनली अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण यानी कि इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है उसको हम कहते हैं वहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर, और वहाँ से हमें आइडिया होता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर सेम डायरेक्शन में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं रह सकते, यानी उनका प्रचक्रण होना तो चाहिए, साथ में वो एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, जिसको एक को हम कहेंगे स्पिन अप और दूसरे को कहेंगे स्पिन डाउन। तो ये बात आप समझ लेना, जिसको एक को +12 कहा जाएगा, दूसरे को -12 कहा जाएगा। क्लियर है, और ये चक्कर ठीक वैसे ही लगाते हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो अपने एक्सिस पर भी घूम रहा होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प देगा। सो आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ फिर हम आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं, परमाणु जो कक्षक होते हैं, उनकी आकृतियों के बारे में हम जानेंगे, और साथ ही साथ फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, फिर हम आगे के सेशन को बढ़ाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।